और चलिए खबरों का विस्तार से देखते हैं और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कल से देश भर में अनलॉक 5 की शुरुआत हो जाने वाली है। अनलॉक 5 में कई नियमों में बदलाव किया गया है। सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खुल सकेंगे। गृह मंत्रालय ने इसके लिए गाइडलाइन जारी की है। सिनेमा हॉल खोलने के लिए गाइडलाइन जारी की गई। 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल खुलेंगे और इसमें शर्त यह है कि 50% क्षमता के साथ ही खुल पाएंगे सिनेमा हॉल। तो कल से देश भर में अनलॉक 5 की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन सिनेमा हॉल 15 अक्टूबर से खुलेंगे और इसमें 50% ही लोग बैठाए जा सकेंगे, आधी क्षमता। और सिनेमा हॉल को खोलने की इजाजत दे दी गई है 15 अक्टूबर के से। गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी कर दी है। अनलॉक 5 की शुरुआत कल से देश भर में हो जाएगी और कई नियमों में इसके तहत बदलाव किया गया है। सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स खुल सकेंगे, लेकिन 15 अक्टूबर से खुल सकेंगे। गृह मंत्रालय ने इसके लिए बाकायदा गाइडलाइन भी जारी करती है, किन बातों का ख्याल रखना है। और सबसे प्रमुख बात, मास्क सैनिटाइजर की व्यवस्था के साथ 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल खुलेंगे और 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खुलेंगे। और चलिए, युगल हमारे सहयोगी रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और शरद हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं भोपाल से। दोनों से जानते हैं कि कल से अनलॉक 5 हो रहा है। शरद, सबसे पहले शरद के पास चलते हैं। अनलॉक 5 कल से हो रहा है और सिनेमा हॉल खुल सकेंगे 15 तारीख से 50% क्षमता के साथ। शरद। बिल्कुल, देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से ये गाइडलाइन जारी की गई हैं और बहुत उम्मीद लगाए हुए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो नुकसान है वो जो मल्टीप्लेक्स हैं या सिनेमा हॉल संचालक हैं उनका हुआ है। लेकिन दरअसल कोरोना की परिस्थितियां कुछ ऐसी थी जिसकी वजह से जो छूट के दायरे हैं वो एक एक करके या थोड़े थोड़े करके छोड़े गए हैं। यही वजह है कि अब जबकि क्योंकि एक तो कवर्ड एरिया होता है और सेंट्रलाइज एसी काम करता है, आमतौर पर कोई सिनेमा हॉल या मल्टीप्लेक्स होता है, इस वजह से इनको जो अनुमति है वो नहीं दी गई थी छोड़ने की। लेकिन अब जबकि नई गाइडलाइन जारी की जा रही हैं तो उन गाइडलाइन में ये खुल सकेंगे। देखना होगा कि किस तरीके से इसका इम्प्लीमेंट राज्यों के स्तर पर किया जाता है। बिल्कुल देखना होगा कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। मैं आपके पास आऊंगा शरद, लेकिन युगल के पास भी चलते हैं। युगल, एक बड़ी खबर, क्योंकि सिनेमा हॉल बहुत लंबे वक्त से बंद है कोरोना के चलते और काफी नुकसान इस दौरान उठाना पड़ा है। जी पुनीत, देखिए, जिस तरह से छत्तीसगढ़ की स्थिति परिस्थिति है, कोविड-19 का संक्रमण काफ़ी फैला हुआ है और हालांकि लगभग 7 माह हो गए हैं पूरी तरह से सिनेमा हॉल है, मल्टीप्लेक्स है, वो पूरी तरह से बंद है। ऐसे में हर कोई उम्मीद कर रहा था कि इनको खोला जाए। अब अनलॉक 5 का जो गाइडलाइन आया है उस हिसाब से ये जरूर खोले जाएंगे, लेकिन अभी तक कई संशय हैं, कई सवाल हैं कि आखिर इतने कोरोना संक्रमित मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। 1,10,000 का आंकड़ा छत्तीसगढ़ में पार हो गया है, तो कैसे उन पर अंकुश लगाया जाएगा। हालांकि सैनिटाइज है, जो सैनिटाइजर है और मास्क की व्यवस्था की भी बात गाइडलाइन में कही गई है, लेकिन जिस तरह से कोरोना भी चरम पर है तो ये छत्तीसगढ़ के लिए भी एक सचेत करने वाली बात है और काफ़ी जो है प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी, तब जाकर संक्रमण नहीं फैलेगा। और जिस तरह से अनलॉक 5 का गाइडलाइन जारी कर दिया गया है, उसे साफ तो कहा जा सकता है कि आने वाले जो समय है उसमें जो लंबे समय से जो लगातार ये घाटा सह रहे थे, चाहे मल्टीप्लेक्स हो चाहे सिनेमा से जो कारोबार से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको राहत जरूर मिलेगी, लेकिन अभी भी एहतियातन कई चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जी शुक्रिया शरद आपका भी और युगल आपका भी इस जानकारी के लिए। तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखने की आवश्यकता है, संक्रमण भी तो तेजी से फैलता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगले खबर की बात करते हैं। सतना मामले की जांच एसआईटी करेगी। आपको बता दें कि पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और पुलिस की गोली लगने की वजह से मौत हुई और इस पूरे मामले पर जो बवाल देखने को मिला, इसके बाद अब ये फैसला किया गया कि एसआईटी इसके लिए बना दी गई है। सतना मामले में जांच करने के लिए रीवा आईजी ने इस एसआईटी का गठन किया है। एसडीओपी पीएस परस्ते इसका नेतृत्व करेंगे। 5 सदस्यीय टीम बनाई गई है मामले की जांच करने के लिए। आपको बताएं कि पुलिस हिरासत में युवक की मौत का यह पूरा मामला है, जिसके बाद बड़ा बवाल देखने को मिला था और 60 घंटे के बाद जब यह आश्वासन दिया गया कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी, नौकरी देने का आश्वासन दिया गया,
आर्थिक रूप से सहायता देने का आश्वासन दिया गया। तब जाके परिजनों ने 60 घंटे के बाद युवक के शव का अंतिम संस्कार किया। इस दौरान बड़ा बवाल देखने को मिला था और पुलिस को स्थिति को संभालने के लिए यहां बल प्रयोग और आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े थे। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना लोगों में आक्रोश था इस घटना के बाद। तो अब मामले में एसआईटी गठित कर दी गई है रीवा एजी की तरफ से और ये एसआईटी 5 सदस्यीय है जिसमें एसडीओपी पीएस परस्ते इसका नेतृत्व करेंगे और 5 अन्य लोगों को इसमें शामिल किया गया, 5 सदस्यों को शामिल किया गया जो पूरे मामले की जांच करेंगे। युवक को चंदन चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद युवक को गोली लग गई और ये गोली जो थी ये थाना प्रभारी की पिस्टल की गोली बताई गई। युवक को बाद में अस्पताल ले जाया गया, रीवा तक रेफर किया गया, लेकिन युवक की मौत हो गई, जिसके बाद परिजन गुस्साए हुए थे। परिजनों ने इसको हत्या बताया है, जबकि पुलिस की तरफ से कहा गया कि खुद ही रिवॉल्वर छीन के गोली चला ली गई। तो ये इसके बाद परिजन जब इसे हत्या का मामला बताते हुए आक्रोशित हुए और प्रदर्शन करने लगे तो काफी देर तक ये हंगामा चलता रहा और काफी वक्त तक इस हंगामे के चलते पुलिस को भी काफी इस मामले में फजीयत उठानी पड़ी। पुलिस की किरकिरी भी हुई, पुलिस को यहाँ पर मोर्चा संभालना पड़ा। स्थिति को संभालने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ तैनात कर दिया गया। मुख्यमंत्री तक मामला पहुंचा, एसपी को हटा दिया गया। इस मामले में जो एक सिपाही और एक थाना प्रभारी जो हैं उन दोनों पर कई धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ। उनकी गिरफ्तारी की मांग करने लग गए थे ग्रामीण। तो अब इस बात का आश्वासन दिया गया है कि इस मामले में जांच एसआईटी करेगी। इसके लिए आईजी ने एसआईटी बना भी दी है। शिवेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपडेट उनसे ले लेते हैं। और शिवेंद्र, क्या जानकारी इस पूरे मामले को लेकर आप? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये 27 तारीख को एक अपराध क्रमांक 295 जो सिंहपुर थाने में दर्ज किया गया है, जिसमें से वहां के प्रधान आरक्षक सोनू मरावी की शिकायत पर जो थाना प्रभारी विक्रम पाठक और आरक्षक आशीष सिंह पर मामला दर्ज किया गया है 304, 348 और 34 आईपीसी के तहत। उसकी निष्पक्ष विवेचना के लिए चूंकि आज जो समझौता हुआ है उस पे सतना एसपी धर्मवीर सिंह ने ये बात रखी थी कि इस पूरे प्रकरण की विवेचना सतना जिले के बाहर के अधिकारी करेंगे। तो ऐसे में उसी पत्र का हवाला देकर आईजी रीवा रेंज उमेश जोगा ने एक एसआईटी टीम का गठन किया है। इसमें 5 सदस्य होंगे, जिसका नेतृत्व एसडीओपी सिरमौर जो रीवा जिले का सर्किल पड़ता है उसके पीएस परस्ते को सौंपी गई है। एक निरीक्षक, एक उप निरीक्षक और 2 आरक्षक को शामिल किया गया है जो इस पूरे प्रकरण की विवेचना करेंगे ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके। क्योंकि आज इस पूरे प्रकरण का पटाक्षेप हुआ है और समझौता हुआ है, इसीलिए परिजन लाश का दाह संस्कार के लिए राजी हुए थे। उसी के तहत ये बड़ा कदम उठाया गया है। जी, शुक्रिया शिवेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नाबालिग से गैंगरेप की घटना खरगोन में सामने आई है। नाबालिग से दुष्कर्म किया गया और गैंगरेप किया गया, सामूहिक दुष्कर्म की वारदात की गई। 3 आरोपियों ने हैवानियत को अंजाम दिया है। पानी मांगने के बहाने इस दरिंदगी की वारदात को कर दिया गया। तीनों आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो ये बड़ी खबर खरगोन से, जहां पर एक नाबालिग बच्ची को शिकार बनाया गया और पानी मांगने के बहाने बच्ची के साथ हैवानियत की गई। तीनों आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस इनकी तलाश में जुट गई। आशुतोष पुरोहित हमारा संवाददाता खरगोन से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि पूरा मामला है क्या। आशुतोष बताएं। पुनीत, मैं बताना चाहूंगा पूरा मामला एक जिरन्या क्षेत्र है, थाना क्षेत्र है, जहाँ मारूगढ़ है। मारूगढ़ में एक खेत में था, वहां पर एक नाबालिग जो है अपने घर पे ही थी और इस दौरान जो आरोपी हैं, 3 आरोपी हैं, पानी पीने के बहाने गए और उसको उठा के ले गए थे और उनके साथ गेम रेप की घटना सामने आ रही है। इस पूरे मामले को गंभीरता को देखते हुए तुरंत मौके पर जो शैलेंद्र सिंह एसपी हैं वो पहुंच गए हैं और पूरे मामले को खुद विवेचना कर रहे हैं और पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया। आरोपी की तलाश
की जा रही है। बताया जा रहा है कि वो जो खेत में घर बना हुआ था, इस दौरान पानी मांगने को लेकर और उसको नाबालिग को उठा के ले गए थे आरोपी, और गैंगरेप करने के बाद वो ITI जो जिन्ना के पास कॉलेज है वहां पर छोड़कर और फरार हो गए। पुलिस जो है पूरे मामले की विवेचना कर रही है, आरोपियों की तलाश की जा रही है। जी, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए आशुतोष। इधर भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, उपचुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से मंथन हो रहा है। बीजेपी के दफ्तर में एक बड़ी बैठक यहां पर है और उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया जा रहा है। हालांकि औपचारिक तौर पर से उम्मीदवारों की घोषणा की जानी बाकी है। बिल्कुल, पोलिंग पेज प्रभारी तक की बात हुई है, मंडलों के सम्मेलन की बात हुई है कि मंडलों के सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे पूरे प्रदेश के अंदर। 2 तारीख से 10 तारीख तक सभी मंडलों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्वाभाविक दिक्कतें कुछ आई हैं, अभी तक तो कोई नहीं आए, आएंगे तो उन्हें दूर करेंगे। कांग्रेस शासित प्रदेशों में जो कृषि बिल है उसको लागू नहीं करने के लिए विधेयक ला रहे हैं, तो लाए ना वो विधेयक, उन्हें लागू नहीं करना है तो क्यों नहीं ला रहे हैं। कांग्रेस भी जानती है कि ये विधेयक किसानों के हित का विधेयक है, इसलिए वो करे ही नहीं, सिर्फ बरगलाने का काम जो उनका है वही करते हैं। सर एक तो बोल तो दिया, सम्मान नहीं हो रहा है, अपमान हो रहा है। कांग्रेस अब पार्टी न रह के एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई है। इसके मध्य प्रदेश की CEO कमलनाथ जी हैं, वो कार्यकर्ताओं को अपमानित कर रहे हैं और धीरे धीरे कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी छोड़ करके राष्ट्र के विकास के लिए, आम जन के सम्मान के लिए और अपने सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहा है। आज उसी क्रम में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री, जो जिलाध्यक्ष भी रहे, ईद कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी रहे, मिला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रहे, चुनाव भी लड़ा और आज उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी का दामन मुख्यमंत्री के सानिध्य में संभाला। ऐसे ही कांग्रेस के 3 बार पार्षद रहे भारतीय मध्य प्रदेश माझी समाज के अध्यक्ष केशव माझी ने भी आज कांग्रेस छोड़ दी। प्रदेश के वर्तमान में अभी नवनियुक्त प्रदेश के सेक्रेटरी बसंत शर्मा जी ने भी कांग्रेस छोड़ दी। इसलिए धीरे धीरे कांग्रेस लोग छोड़ रहे हैं। सर, आज आप संगीता गए थे, संघ के नेताओं से आपकी मुलाकात हुई है, सर क्या मुख्य चर्चा का बिंदु रहा है संघ नेताओं से? स्नेह और उनका आशीर्वाद लेने गए थे, कोई राजनीतिक चर्चा नहीं। क्योंकि संघ एक मार्गदर्शक की भूमिका में है, तो क्या मार्गदर्शन भी कुछ चुनाव से जुड़ा दिया, उपचुनाव से जुड़ा? नहीं, संघ तो अपना काम राष्ट्र निर्माण के लिए करता है। राष्ट्र निर्माण के मुद्दे पर उनका जो मार्गदर्शन है वो हम लोगों को मिला, बहुत अच्छी बात है। सर, आयुष विभाग तो कई सारे नेता यहाँ पर मौजूद थे, मंथन किया गया। बैठक के बाहर निकले तो नरोत्तम मिश्रा की तरफ से कहा गया कि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और सभी मंडलों में ये सम्मेलन का आयोजन होगा 2 से लेकर 10 तारीख तक। बीजेपी ने इसकी तैयारी कर ली और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।